ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों एवं मेरे सब्सक्राइबर मित्रों, आइए आपके मिथुन लग्न अर्थात जेमिनी एसेंडेंट में योग कारक ग्रह व रत्न तथा अकारक ग्रह व रत्नों के पाठ में स्वागत है। और यदि इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि हमारी समस्त वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करेंगे, प्रोत्साहन के रूप में अच्छा लगता है। तो आइए हम देखते हैं मिथुन लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक होंगे, कौन कौन से रत्न कारक होंगे और कौन कौन से ग्रह अकारक होंगे और कौन कौन से रत्न वर्जित रत्न के रूप में हो जाएंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देख लें, ये हमारी लग्न कुंडली होती है और यहाँ पे जो राशि लिखी होती है उस राशि का स्वामी ही लग्नेश कहा जाता है। तो ये 3 नंबर लिखा है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध है और बुध की दूसरी राशि कहाँ है? चौथे भाव में केंद्र में है, अर्थात यहाँ पे नंबर 1 जो योग कारक ग्रह बनते हैं वो बुध हैं और इनका रत्न है वो पन्ना। और भी सब्स्टिट्यूट जो आते हैं मतलब पन्ना के वो सर्वोत्तम योगकारी ग्रह हुआ। और चौथे नंबर या दूसरे नंबर पे इसको देखिए, मारक भाव कहा जाता है, इसके स्वामी को मार्केश कहते हैं। अब ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो है धन कुटुंब वाणी का है और चंद्रमा माता है। चंद्रमा किसी भी स्थिति में मारक नहीं होता, लेकिन चंद्रमा यदि क्षीण चंद्र है, अमावस्या के आसपास का है तो क्रूर ग्रह हो जाता है और उसमें पापत्व आ जाता है। क्षीण चंद्र भी पापी कहा जाता है। अब इसकी दूसरी राशि कहीं त्रिकोण आदमी है ही नहीं, दूसरी है ही नहीं तो पड़ेगी कहाँ? तो ये चंद्रमा भी इसमें अकारक कहा जाता है, परंतु चंद्रमा किसी भी ये इसकी माता है इसलिए ये भी मारेगा नहीं, ये इससे शत्रुता भाव नहीं रखता, लेकिन बुध इससे शत्रुता रखता है। तो चूंकि बुध के ही परिप्रेक्ष्य में विचार करना है इसलिए चंद्रमा को भी सर्वथा योग कारक ग्रह के रूप में नहीं रखा जाएगा। इसके रत्न मोती को भी यहाँ पे वर्जित ही माना जाएगा। अब आइए, फिर भी चंद्रमा को सर्वोत्तम मारक के रूप में यहाँ पर नहीं रखा जाएगा। अब आइए दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए 7 नंबर लिखा है, ये तो 7 नंबर तुला राशि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र बनता है और यह अब इसकी दूसरी राशि चाहे जहाँ भी जाए इससे कोई लेना देना नहीं है। त्रिकोणेश हुआ, पंचमेश कुंडली का जो है मंत्री कहा जाता है और ये भाग्येश राजा कहा जाता है और लग तो जातक स्वयं होता है। तो ये पंचमेश मंत्री है, ये शुभ ग्रह है अथवा अशुभ ग्रह है। पराशर होरा शास्त्र में पंचमेश से युत व दृष्ट सभी ग्रह राजयोगकारी कहे जाते हैं। तो शुक्र अब दूसरी राशि द्वादश में है, व्ययेश का दोष लगेगा नहीं लगेगा, अब संशय में आदमी पड़ जाता है। हम लोग भी जब बिगिनर थे तो ऐसा होता था, परंतु निस्संदेह रूप से जैसे ही त्रिकोणेश हुआ इसकी दूसरी राशि चाहे जहाँ पड़े ये शुभ ही रहेगा। तो शुक्र को आप रख लेंगे और इसके रत्न हीरा, पन्ना, सफ़ेद पुखराज को रख लेंगे योगकारी में। तीसरे नंबर पर पुनः आ जाइए, ये कुंभ राशि मूल त्रिकोण राशि है, शनि की राशि है। दूसरी राशि कहाँ पड़ती? अष्टमेश में। तो शनि भी योगकारी ग्रह हैं क्योंकि ये भाग्येश हैं और इनका रत्न बन जाता है नीलम। लेकिन ये तीसरे नंबर पे है, क्यों है इसके ऊपर विचार कर लेते। हमने कहा कि अष्टमेश, पिछले पाठ में ही कहा था कि अष्टमेश द्वादशेश, देखिए द्वादशेश तो मुक्त हो ही गया और अष्टमेश भी यहाँ अष्टमेश के दोष से मुक्त हो जाएगा क्योंकि ये भाग्येश भी है और मूल त्रिकोण राशि शनि की यही है, परंतु ये लग्नेश का मित्र है तो इस कारण ये शुभ ग्रह ही हुआ। अब इसका रत्न नीलम, लेकिन शनि सर्वाधिक अशुभ ग्रह है। शनि को अस्थायी कारकत्व मिला है अष्टम का और द्वादश का। शनि दुख देने वाला ही ग्रह है, शनि दुख है, शनि दासत्व है। तो अब इस स्थिति में शनि नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, पाप ग्रह है। तो स्थिति ये आएगी कि इस स्थिति में हम ये देखेंगे कि इस स्थिति में हमको ये ध्यान रखना है
देखिए वीडियो जो है मोबाइल गिर गया था। तो शनि जो है अष्टम का स्वामी, अपनी दशाओं में शनि इस अष्टम का फल निश्चित तौर पे करेगा। तो शनि कुछ समय तक इस भाव का फल करेगा, कुछ समय तक इस भाव का फल करेगा। शनि स्थित कहाँ है, किसके सानिध्य में है, यह भी शनि के फल को प्रभावित करेगा। तो यदि शनि केंद्र और त्रिकोण भाव में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, उसकी दशांतर दशाओं में जब वो इस त्रिकोण का फल कर रहा होगा उस समय नीलम लाभकारी होगा। शनि बलहीन है तभी उसके रत्नों पे हम जाएंगे, अन्यथा शनि के रत्न नीलम पे हम न जाएंगे। जाने से पहले हम इसके ऊपर रत्न नीली है, लाजवर्थ है, कटैला, जमुनिया है, उन रत्नों का प्रयोग करके देख लेंगे तभी नीलम पहनेंगे। क्योंकि सर्वाधिक अशुभ ग्रह है और अष्टमेश है, फल इसको करना ही है। परंतु अब ये अष्टम का अधिपति हुआ तो अष्टमेश यहाँ जाएगा तो अष्टम के स्वामी होने के नाते इस भाव को नहीं बिगाड़ेगा। क्योंकि एक सामान्य सूत्र है कि अष्टमेश जिस भाव में भी जाता है कुंडली में 6, 8, 12 को छोड़ करके उसको बिगाड़ेगा। 6, 8, 12 में भी जाएगा तो बिगाड़ेगा, लेकिन 6, 8, 12 को बिगाड़ने को अच्छा ही मान लिया जाता है। यहीं पर रह जाएगा तो अपने भाव को तो बिगाड़ेगा नहीं, तो ये विपरीत राजयोग बन जाता है। यहाँ और यहाँ आता है तो भी विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन यदि अन्य भावों में 6, 8, 12 के अलावा अष्टमेश किसी अन्य भाव में जाए तो उस भाव को बिगाड़ता है, ये सूत्र है। अब यहाँ आएगा कि तो भाग्येश भी है, अब भाग्येश है और लग्नेश का मित्र है तो क्या यह अन्य भावों में जाके बिगाड़ेगा? तो यहीं पे ये आपको ध्यान देना है कि ये नहीं बिगाड़ेगा, अष्टमेश के कारण नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन शनि होने के नाते बिगाड़ेगा। क्योंकि शनि सर्वाधिक अशुभ ग्रह है तो अपनी अशुभता ये भाग्येश होने के कारण खो नहीं देता, अर्थात इसमें नैसर्गिक अशुभता रहती ही है। इसी कारण ये बहुत सावधानी के साथ मिथुन लग्न में नीलम को धारण करना है। पन्ना और हीरा में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि वो मित्र राशियों में केंद्र त्रिकोण में बैठे हों तो। अब आते हैं हम गुरु को। देखिए गुरु सप्तमेश है और दशमेश है, द्विकेंद्रत्व का दोष गुरु को लगेगा। अब यहाँ पे लोग कह देंगे कि बुध को द्विकेंद्रत्व का दोष लगेगा और बुध अपनी दशाओं में शुभ फल नहीं देगा। नहीं, गलत है। लग्नेश है और लग्नेश जब इसके पहले ही सूत्र द्विकेंद्रत्व दोष के पहले ही ये सूत्र आ गया कि लग्नेश की दशा सर्वोत्तम शुभ फल देती है। जातक जो है शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिनों दिन ऊंचाइयों को छूता जाता है, उसका स्वास्थ्य दिनों दिन वृद्धि को प्राप्त होता जाता है और वो मान, यश, प्रतिष्ठा, धन आदि में वो निरंतर उन्नति को प्राप्त करता जाता है यदि लग्नेश अच्छे स्थानों में स्थित हो और षड्मल में उसे बल मिला हो तो। इसी कारण यदि अच्छे स्थानों में ये बुध गया है, लग्नेश है, तो इसे द्विकेंद्रत्व का दोष नहीं लगना है। लगेगा किसको? इसको लगेगा, क्योंकि ये क्या है, सप्तमेश है, मारक भाव है और इस लग्न में कारक नहीं, फिर भी सर्वाधिक शुभ ग्रह है। इसलिए यदि इसकी स्थिति अच्छे जगहों पे है, यह पाप प्रभाव में नहीं है, केंद्र और त्रिकोण में है, कहीं बकरी हो गया तो गुरु की दशा भी सर्वोत्तम फल प्रदान करेगी। चूँकि ये सर्वाधिक शुभ ग्रह है तो गुरु को 2 केंद्रों का स्वामी होने के नाते समग्रह में रख लीजिए। समग्रह योगकारी भी कह सकते हैं गुरु। और चूँकि बुध जो है गुरु को शत्रु नहीं मानता, गुरु बुध को शत्रु मानता है, यहाँ भी वन साइडेड है। तो चूँकि ये मिथुन लग्न में ये इनको शत्रु नहीं मानता तो यहाँ पे पुखराज भी धारण कर सकते हैं। पर गुरु की दशा अंतरदशाओं में उस समय हीरा और नीलम नहीं होना चाहिए। पन्ना के साथ पुखराज चल जाएगा लेकिन हीरा और नीलम के साथ नहीं चलेगा। तो गुरु को भी समग्र के रूप में मान लीजिए, योगकारी भी मान लीजिए, योगकारी में ही रखते हैं, समग्र नहीं, योगकारी में ही चौथे नंबर पे इसको रख लेते हैं। और ये द्विकेंद्रत्व का दोष इसे लगेगा, गुरु अच्छा फल प्रदान करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे, सर्वाधिक द्विकेंद्रत्व का दोष इन्हें लगेगा और ये मार्केश का भी इनके अंदर दोष आएगा। तो भी सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं। अब इनकी स्थिति बताएगी ये कैसा फल प्रदान करेंगे। अब आते हैं अकारक ग्रहों में आ जाइए। अकारक में हम लोग देखते हैं अकारक
अकारक में नंबर 1 पे यहाँ देखिए, यहाँ और यहाँ दो अशुभ भावों के स्वामी लग्न के परम शत्रु, तो नंबर 1 हो जाएंगे मंगल, और इनका जो रत्न है मूंगा, ये वर्जित है, मूंगा जो है वर्जित है। दूसरे नंबर पे हम आते हैं और उसके बाद ये बनता है, शनि को हमने ले लिया, यहाँ पे चंद्रमा को, सूर्य को, तो सूर्य इनका समग्र होता है, अशुभ भाव का स्वामी है, और चंद्रमा है तो चंद्र भी ले लेते हैं, और उसके बाद सूर्य को भी ले लेते हैं। तो ये भी अच्छे फल प्रदान नहीं करेंगे। इनका रत्न मोती, इसका रत्न माणिक। सामान्यतया ये वर्जित है, क्योंकि हमें लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को ही कुंडली में सर्वाधिक बल प्रदान करना है। यदि दशा चल पड़ी गुरु की, तो उस समय हमने कहा पहले विचार करके देख लेंगे, 2 केंद्रों का स्वामी हैं इस कारण। तो ये स्थिति रही मिथुन लग्न में ग्रहों की, और फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कर्क लग्न में।